ईयर 2000 में अगर आपने आयशर मोटर के स्टॉक में 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए होते तो आज आप डिविडेंड सहित करोड़पति होते। आज आपके पास मोर देन 20 करोड़ रुपीस होते। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उस टाइम पर आपके पास दो ऑप्शन थे, या तो आप बाइक खरीद लो जिसकी वैल्यू धीरे धीरे डेप्रिशिएट होते होते एक दिन जीरो हो जाती, या फिर अपने उन पैसों को इक्विटी में इन्वेस्ट कर दो, यानी रॉयल इनफील्ड की बाइक की जगह उसकी पेरेंट कंपनी आयशर मोटर के स्टॉक्स को बाय कर लो। अगर आपके पास आज से 40 साल पहले 1980s में 10,000 रुपीज होते और वो आपने विप्रो के शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिए होते और उस इन्वेस्टमेंट को आपने आज तक होल्ड किया होता, तो आज आपके पास विदाउट डिविडेंड, स्टॉक स्प्लिट और बोनस के भी मोर देन 800 करोड़ रुपीज होते। ये सब कुछ सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है और यही वो स्टोरीज है जिनके बाद एक फाइनल पिच होती है जिसमें आपको कोई ऑनलाइन कोर्स या फिर प्रोडक्ट और सर्विसेज सेल की जाती है। अब हम ये समझेंगे कि विप्रो और आयशर मोटर की स्टोरी के पीछे ट्रूथ क्या है। और अगर हम इक्विटी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो क्या लॉन्ग टर्म में इक्विटी इन्वेस्टमेंट से एक अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है? नो डाउट इन्वेस्टमेंट विल गिव यू गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न। अगर आप शॉर्ट टर्म में 2-3 साल की बात करोगे तो आपको स्टॉक मार्केट में आना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट इज द राइट ऑप्शन फॉर यू। लेकिन अब हम थोड़ा सा बैक ऑफ द गेम जाते हैं। 2009-10 में जब बहुत सारे फंड मैनेजर्स ने आयशर मोटर के स्टॉक में इन्वेस्ट किया था और आज उनके इंटरव्यूज टीवी पर आते हैं और उन इंटरव्यूज में वो कहते हैं कि अगर उस टाइम पर आपने आयशर मोटर के शेयर में इन्वेस्ट किया होता तो आज आपका कैपिटल 100x हो जाता। लेकिन अब यहाँ पर रियलिटी ये है कि जब 2009-10 में बड़े बड़े फंड मैनेजर्स आयशर मोटर के स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे थे तो पहले हम ये समझेंगे कि आखिर वो क्यों उसमें इन्वेस्ट कर रहे थे। वो उसमें इसलिए इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे कि उनकी कोई बाइक आने वाली है, बल्कि वो इसलिए इन्वेस्ट कर रहे थे कि आयशर मोटर की वॉल्वो के साथ एक डील होने वाली है जिसमें वॉल्वो आयशर मोटर को इंजन सप्लाई करेगी और काफी सारे पार्ट्स भी अवेलेबल करवाएगी उनके बस और ट्रक के बिजनेस के लिए। फंड मैनेजर्स का माइंडसेट उस टाइम पर यह था कि अगर हम अभी आयशर मोटर में इन्वेस्ट करते हैं तो वॉल्वो के साथ इसकी डील होने के बाद ये बस और ट्रक के सेगमेंट में एक डोमिनेटिंग प्लेयर बन जाएगा, जिसकी वजह से फ्यूचर में इस कंपनी का रेवेन्यू ग्रो होगा और तब ये एक लार्ज कैप कंपनी बन जाएगी और हमारा कैपिटल 4 या 5x हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैक्सिमम फंड मैनेजर्स ने इस स्टॉक को विद इन 2-3 इयर्स ही सोल्ड आउट कर दिया था, लेकिन कुछ ही फंड मैनेजर्स ने इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म तक होल्ड किया, लेकिन उसके बाद भी कंपनी को 1 रुपए का फायदा भी नहीं हुआ, उनके रेवेन्यू में कोई भी ग्रोथ नहीं आई। बेसिकली अगर आप उस टाइम की बात करते हैं कि जिस वजह से आप आयशर मोटर में इन्वेस्ट करते तो वो वॉल्वो वाली डील थी, क्योंकि जब बाइक की कंटिन्यूस सेल्स के बारे में इनके ऑनर्स से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें भी नहीं पता था कि जो बाइक हम बनाने वाले हैं वो इतनी ज्यादा हिट हो जाएगी। तो फिर अदर इन्वेस्टर्स की बात तो छोड़ ही देनी चाहिए, क्योंकि जब कंपनी के प्रमोटर्स को ही नहीं पता कि जो बाइक वो बनाने वाले हैं वो फ्यूचर में इतना ज्यादा फेमस हो जाएगी। और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो भी फंड मैनेजर्स इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे थे उनमें से मैक्सिमम फंड मैनेजर्स को ये बात नहीं पता थी कि कंपनी फ्यूचर में कोई बाइक भी लॉन्च करने वाली है। लेकिन आज हमको ये स्टोरी सुनाई जाती है कि उस टाइम पर अगर हमने बाइक खरीदने की जगह इनके स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया होता तो आज हम करोड़पति होते। लेकिन पहली बात कि इनके प्रमोटर्स को भी नहीं पता था कि फ्यूचर में इनकी कंपनी इतना ज्यादा ग्रो हो जाएगी, और दूसरी बात कि फंड मैनेजर्स को भी नहीं पता था कि उनकी बाइक इतनी ज्यादा फेमस हो जाएगी। जब बड़े बड़े आईआईटी और हार्वर्ड ग्रेजुएट प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स को नहीं पता था तो फिर हमें एक रिटेल इन्वेस्टर की बात तो छोड़ ही देनी चाहिए। एक बार आप खुद ही सोचिए कि क्या आज से 40 साल पहले 10,000 रुपए एक छोटा अमाउंट था। एंड द सेकेंड थिंग इज कि आज भी हार्डली 5% इंडियन पॉपुलेशन ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है। तो फिर उस टाइम पर जब स्टॉक मार्केट अनरेगुलेटेड थी और लोगों को इक्विटी इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी तो क्या कोई विप्रो के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर पाता? एंड द थर्ड थिंग इज कि आज से 40 साल पहले किसे पता था कि फ्यूचर में आईटी का इतना ज्यादा बूम आएगा। अगर हम आज की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग एक हॉट सेक्टर हो सकते हैं। लेकिन क्या कोई 40 साल पहले ये सोच सकता था कि एक सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी फ्यूचर में इतनी ज्यादा बड़ी बन जाएगी? इनफैक्ट जब 2000 में .com बबल आया था और इंटरनेट स्टॉक्स की रैली चल रही थी, तब कुछ टाइम के लिए विप्रो के शेयर प्राइस इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि द नेटवर्थ ऑफ अजीम प्रेमजी इज हायर देन द एंटायर रियल एस्टेट एंड एंटायर फार्मा इंडस्ट्री। मतलब 2-3 सेक्टर की इक्वल वैल्यूएशन के बराबर विप्रो की वैल्यूएशन हो गई थी। जब एक बार एक इंटरव्यू में अजीम प्रेमजी से पूछा गया कि आपकी कंपनी तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग परफॉर्म कर रही है, आप ऐसी क्या प्रोडक्ट और सर्विसेज लॉन्च कर रहे हैं? तब अजीम प्रेमजी ने कंफ्यूज होकर कहा कि मुझे भी नहीं पता कि हमारी कंपनी की इतनी ज्यादा वैल्यूएशन क्यों हो रही है। आई हैव नो क्लू अबाउट दिस। तो आप खुद सोचिए कि हमें विप्रो की स्टोरी सुनाई जा रही है कि अगर आपने सिर्फ इतने पैसे इन्वेस्ट किए होते तो आज आपके पास इतने करोड़ रुपीस होते, जो कि सिर्फ कुछ हद तक ही सही है। बिकॉज इट इज एक्चुअली गुड फॉर पॉजिटिव थिंकिंग, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट से अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। लेकिन अब आप खुद ही सोचिए कि एक ऐसा एरा जहां पर लोगों को यही नहीं पता था कि स्टॉक मार्केट क्या होती है, ऊपर से 10,000 रुपए जिसकी वैल्यू 1980s में आज के लाखों करोड़ों के बराबर होगी, और एक ऐसा सेक्टर जिसके बारे में लोगों को कुछ पता ही नहीं था और उस टाइम पर कुछ भी ट्रांसपेरेंसी ही नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पर बिल्कुल भी डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ था। तो अब आप इन दोनों स्टोरीज से क्या समझ रहे हो? और यही सेम स्टोरी लोग बजाज फाइनेंस के लिए भी सुनाते हैं कि अगर आज से 10 साल पहले आपने बजाज फाइनेंस में इतने रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज आपके पास इतने रुपीस होते। लेकिन आप खुद सोचिए कि आज से 10 साल पहले किसी ने ये भी तो सोचा होगा कि फ्यूचर में टेलीकॉम सेक्टर भी एक हॉट सेक्टर होगा, और यही सोचकर किसी ने MTNL और रिलायंस कम्युनिकेशन जैसे स्टॉक्स में भी तो इन्वेस्ट किया होगा, और तब तो पावर सेक्टर भी एक बजिंग सेक्टर था, और यही सोचकर किसी ने सुजलॉन और रिलायंस पावर में भी इन्वेस्ट किया होगा। लेकिन कोई भी उन स्टॉक्स के बारे में बात नहीं करता। हम सिर्फ हजारों में से उन्हीं 10 कंपनीज के बारे में बात करते हैं जिन्होंने मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए हैं। अब हम इसके पीछे की साइकोलॉजी समझते हैं। बिकॉज ह्यूमंस का एक नेचर होता है, और ह्यूमंस का वो नेचर ये होता है जब भी किसी चीज का फेलियर होता है तो हम उसके बारे में बात नहीं करते हैं, लेकिन अगर किसी चीज की सक्सेस होती है तो हम उसके बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। वी गो एंड स्टार्ट टॉकिंग गुड अबाउट डेट। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आज से 5 साल पहले जब यस बैंक न्यू हाइस बनाया जा रहा था, तब एवरीवन वाज सेइंग दैट यस बैंक विल बी द नेक्स्ट HDFC बैंक। बट इस बात का सीधा सा मीनिंग यही है कि जिस बेसिस पर आयशर मोटर और विप्रो की स्टोरी सुनाई जा रही है, वो दोनों स्टोरीज ही डिफरेंट है। वो स्टोरी ये है कि जिस फार्मर ने विप्रो में इन्वेस्ट किया था वो ये बात भूल चुका था, उसके दिमाग से इन्वेस्टमेंट की बात हट चुकी थी, और जब 30 साल बाद उसने अचानक अपना पोर्टफोलियो देखा तब उसे पता चला। लेकिन यहाँ पर मेन पॉइंट ये है कि उस फार्मर को भी नहीं पता था कि फ्यूचर में ये सब कुछ होगा। लेकिन ऐसा और भी तो बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा। जब उन्होंने सालों बाद अपना डीमेट अकाउंट चेक किया होगा तो उन्हें पता चला होगा कि जिन कंपनीज में उन्होंने इन्वेस्ट किया है उनमें से बहुत सारी कंपनीज तो अब डीलिस्ट हो चुकी है, बहुत सारी कंपनीज तो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड भी नहीं है, और कुछ कंपनीज तो ऐसी हैं जो अब बंद हो चुकी हैं। यहाँ पर आपको सिंपल सी बात ये समझने की जरूरत है कि आपको खुद से ये सवाल पूछना है कि आप स्टॉक मार्केट में क्यों आए हैं, आपने इन्वेस्टिंग क्यों स्टार्ट की है। आपको यहाँ पर एक प्रैक्टिकल माइंडसेट से सोचना है, ये नहीं कि रेट रेस में आकर सब लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं इसलिए आपको भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है। आपको कभी भी किसी के रिकमेंडेशन और टिप्स के बेसिस पर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की बात करते हैं तो इन्वेस्टर्स खुद हम्बल होकर बताते हैं कि आई हैड एक्चुअली इन्वेस्ट माय मनी इन ACC in 1992, but I did not know it become a
300 to 400% इन अ ईयर। 6 मंथ में स्टॉक 3 गुना तक बढ़ गया था। हर्षद मेहता के टाइम पर एससीसी का स्टॉक 300 रुपीज से लेकर 10,000 रुपीज तक पहुंच गया था। तब एक इन्वेस्टर ने इंटरव्यू में कहा था कि हमें भी नहीं पता था कि फ्यूचर में एससीसी का स्टॉक इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, शायद हम लकी थे। आपको भी यहाँ पर ये समझने की जरूरत है कि ये सब भी चीजें स्किल के साथ साथ लक पर भी डिपेंड करती है। इस गेम में सक्सेसफुल होने के लिए आपको स्किल्स चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपको 75% स्किल्स के साथ साथ 25% लक की भी जरूरत होती है। और यही सेम चीज मैं आपको एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। 1968 में बिल गेट्स वर्ल्ड के वन एंड ओनली ऐसे स्कूल में थे जहाँ पर एक कंप्यूटर था। उस वक्त पूरे वर्ल्ड में 300 मिलियन से भी ज्यादा स्टूडेंट्स अपने हायर स्टडीज कर रहे थे, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट्स ने एक ऐसे स्कूल में पढ़ाई की जहां पर कंप्यूटर था। और एक बार बिल गेट्स ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर 1968 में लेक साइड स्कूल में वो कंप्यूटर नहीं होता तो आज माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि शायद बिल गेट्स लकी थे। और इसीलिए ये कहना गलत नहीं है कि आपकी सक्सेस 75% स्किल के साथ साथ 25% लक पर भी डिपेंड करती है। आप खुद सोचिए कि जो आपको विप्रो और आयशर मोटर की स्टोरी सुनाई जा रही है, उसमें कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इन स्टॉक्स को इतने लॉन्ग पीरियड तक होल्ड किया होगा। नीचे कमेंट्स में अपने ओपिनियन शेयर कीजिए और खुद प्रैक्टिकली ये समझने की कोशिश कीजिए कि आपको ब्लाइंडली ऐसी चीजों पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो आपने कहीं पढ़ी है या फिर आपको किसी ने बताई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।